बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज के सेशन में हम यूएसडी और जापानीज येन के पेयर के बारे में बात करेंगे और हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह ट्रांजिशन करते हैं और किस तरह हम नैरेटिव बिल्ड करते हैं मार्केट के बारे में और किस तरह से ड्रॉप डाउन एनालिसिस को अप्रोच करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग प्राइस एंड ड्रॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, कैसे हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में ट्रांजिशन करते हैं और अपना बायस स्प्रेड करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी किस्म की ट्रेडिंग टाइप्स होती हैं, जैसे कि पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्कैल्प और स्कैल्पर। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी होती है। तो ये बेसिकली क्यों इनको इसमें डिस्टिंक्शन क्या है, इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में डिफ्रेंशिएट करती हैं और इनको अलग कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। तो ये बेसिकली जो मेन चीज़ इसमें आती है वो टाइम है। ठीक है, ट्रेड ड्यूरेशन और ट्रेड का फ्रेमवर्क। ठीक है, तो पोजीशन ट्रेडर सबसे ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे फोकस करता है। ठीक है, जो पोजीशन ट्रेडर होता है उसकी जो फ्रेमवर्क होता है ट्रेड का वो बड़े टाइम फ्रेम्स पे होती है। मतलब कि अगर उसकी जो ट्रेड की पोजीशन है वो मंथली पे स्टार्ट होती है, ठीक है, जिस पे वो अपना एनालिसिस शुरू करता है और फिर वीकली में जाके वो मज़ीद उस पर बिल्ड करता है और फिर डेली में जाके अपनी एंट्री को फ्रेम करता है। ठीक है, एंट्री पॉइंट डेली पर अपने रिफाइन करता है। तो पोजीशन ट्रेड की ट्रेड ड्यूरेशन हो सकती है कि कुछ मंथ्स की हो। ठीक है, हो सकता है कि वो फाइनेंशियल क्वार्टर्स में होल्ड करे। ठीक है, फाइनेंशियल क्वार्टर्स के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था और वो पहले टाइम थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो वो क्या थी, उसमें हमने पढ़ा था ट्रू रेंजेस के बारे में। ठीक है, कि जो हम प्रीमियम, इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट स्विंग रेट्स करते हैं अपने चार्ट पर और प्राइस एक्शन पर, तो हम 120 डे रेंज, 60 डे रेंज, 40 और 20 डे रेंज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी मीनिंगलेस नहीं था, ये एक एल्गोरिथमिक अप्रोच आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जिसमें जो फाइनेंशियल क्वार्टर है वो हम बिलीव करती है कि 60 डेज़ का होता है। ठीक है, 60 डेज़ के बाद प्राइस अपनी एक स्टेट ऑफ डिलीवरी से दूसरी स्टेट ऑफ डिलीवरी में ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल बुलिश से कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं, रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं उसको, या फिर बेरिश रिवर्सल भी कह सकते हैं। तो पोजीशन ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही थी, इसके बाद देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में इस तरह होता है कि स्विंग ट्रेडर जो होता है उसकी ट्रेड ड्यूरेशन ऑलमोस्ट वीक्स भी हो सकती है और उसकी एंट्री और रिफाइंड होती है, मतलब 4 आवर और 1 आवर में। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडर का काम होता है कि वो बेसिकली 1 से 2 वीक्स की ट्रेड होल्ड करते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की ट्रेड ड्यूरेशन स्विंग ट्रेडर से भी कम होती है। ठीक है, जिस तरह से स्विंग ट्रेडर हो सकता है कि एक वीक या 2 वीक के बेसिस पे ट्रेड होल्ड करे, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर का काम होता है कि वो वीकली कैंडल को एंटिसिपेट करे, वीकली टाइम फ्रेम को एंटिसिपेट करता है और हो सकता है कि 3 से 4 दिन इसकी ट्रेड ड्यूरेशन की होल्डिंग हो, टाइम पीरियड हो। मिसाल के तौर पर मंडे को वीक स्टार्ट होता है और फ्राइडे को एंड होता है करेंसीज के लिए, फॉरेक्स के लिए। तो मंडे से लेकर हो सकता है कि वो वेंसडे तक ट्रेड होल्ड करे। ठीक है, हो सकता है कि वो मंडे को एक ट्रेड पोजीशन एंटर करे और वीक एंड पे फ्राइडे क्लोज पे ट्रेड अपनी क्लोज करे। ठीक है, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। इसके बाद आता है डे ट्रेडर। डे ट्रेडर का काम होता है कि बेसिकली वो डेली कैंडल को एंटिसिपेट करे और उसमें अपनी पिप्स कैप्चर करे और प्रॉफिट अपना जनरेट करे। स्कैल्पर जो होता है, स्कैल्पर काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम पे काम करता है। स्कैल्पर की ट्रेड ड्यूरेशन हो सकता है कि कुछ मिनट्स की हो सकता है 2 से 3 घंटों की भी हो। ठीक है, और हो सकता है कि ऑलमोस्ट लाइक 5 मिनट्स की भी हो। ठीक है, सिर्फ वो एक एक्सपेंशन पकड़े और छुट्टी। तो ये बेसिकली ट्रेडर टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, क्यों है, इसकी वजह यह है कि हर इंसान की अपनी साइकोलॉजी है। ठीक है, हर किसी का अपना कैरेक्टर है और अपने थॉट प्रोसेस है। ठीक है, तो हर कोई अपने बिलीव्स के मुताबिक अपने थॉट्स को प्रोसेस करता है और इन्फॉर्मेशन जो वो रिसीव करता है उसको प्रोसेस कर पाता है। तो इसमें से आपने खुद डिसाइड करना होगा आपके लिए कि आपकी क्या पर्सनैलिटी टाइप है और किस अपने ट्रेड आइडियाज़ पे आप कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, अपने कौन से एनालिसिस के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं।
तो कुछ हमने बात कर ली। अब नीचे टाइम फ्रेम लिखे हैं मंथली, वीकली डेली, 4 आवर डेली, 4 आवर 1। तो इनका क्या मकसद है, इनका क्या मानी है? तो ये बेसिकली इसके बारे में हम आगे बात करेंगे चार्ट्स में जाके कि हम कैसे हायर टाइम फ्रेम से अपना नैरेटिव बनाते हैं और फिर सेल छोटे टाइम फ्रेम पर आके उस पर किस तरह से हम एंट्री को ढूंढते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और अपने एग्जिट को कैसे फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन को समझेंगे हम। ठीक है, और थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो फिर बाकी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप आईसीटी के चैनल से भी सीखेंगे और वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें आपकी और रिफाइन होंगी। ओवरव्यू हम इस यहाँ से ले लेंगे, फ्रेमवर्क ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सीजनल टेंडेंसीज की बात करेंगे कि व्हेन इज मोस्ट लाइकली टू बी बुलिश और व्हेन इज मोस्ट लाइकली टू बी बेरिश फॉर डिफरेंट एसेट क्लासेस। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स, इसके बारे में बात करेंगे, और कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, ये बेसिकली वो मार्केट एनालिसिस होता है कि जिसमें हम देखते हैं कि स्पेकुलेटर्स की क्या पोजीशंस हैं। ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कौन कैसे उनको कैटेगराइज करते हैं और फिर उनको देखते हैं कि कौन नेट शॉर्ट है और कौन किन की नेट लॉन्ग पोजीशन है और क्या सेंटिमेंट है उनके बारे में। टी नोट्स और बॉन्ड्स, हाँ, मल्टी एसेट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आपस में किन पेयर्स का क्या रिलेशन है, आपस में किन एसेट क्लासेस का क्या रिलेशन है। और बॉन्ड्स जो कि डेप्ट मार्केट होती है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो कैसे करेंसी के साथ इन्फ्लुएंस होता है उनका। ठीक है, इसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमें एनालिसिस में हमें फ़ायदा देते हैं। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं कि जिनका इम्पैक्ट होता है करेंसी पर, ठीक है, इकोनॉमी पर। तो इसी वजह से इनको हम स्टडी करेंगे और इसके बाद हम एक अपनी बाइस बिल्ड करेंगे। ठीक है, कौन से पेयर पे? यूएसडी जेपीवाई पे। ठीक हो गया, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लें। जैसे हमने बिल्कुल बेसिक मतलब कि लोअर लोज लोअर हाइस के बारे में बात किया, तो आज हम कोशिश करेंगे इंटरमीडिएट टर्म हाइस और लॉन्ग टर्म हाइस और शॉर्ट टर्म हाइस को कैटेगराइज करें। ठीक है, तो मज़ीद वक्त जाए के बगैर चार्ट पर चलते हैं। तो ये हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का चार्ट आ गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में आने के लिए। ठीक है, तो हम अगर मंथली से स्टार्ट करें तो हम ऑब्जर्व करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है इस चार्ट में। वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि अगर आपको कोई पीडीआर है या हम मिसाल के तौर पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह या फेयर वैल्यू गैप्स में हमने पढ़ा, उसमें से क्या नज़र आता है आपको। तो ये पूरे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं चार्ट पर। प्राइस से ऊपर पूरे ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसकी लो को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये हमारा मंथली चार्ट पर थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क हमने ले लिया। अब हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट बुलिश टोन में है। ये इसकी ओपन प्राइस थी, मंथली ओपन प्राइस। ठीक है, इसको अगर हम मेजर करें तो किस तरह से अगली कैंडल जैसे ही ओपन हुई, नीचे ये सारी क्या थी? मैनिपुलेशन। ठीक है, कि जिसमें सारे सेंटिमेंट सेल का बन रहा है और सारे सेल स्टॉप्स एक्यूमुलेट हो रहे और फिर एक्सपेंशन, रियल प्राइस लेग हायर। ठीक है, तो अगली मंथली प्राइस से ऊपर गई मंथली प्राइस। ठीक है, अगली मंथली क्लोज प्राइस ऊपर गई। ठीक है, फिर रिट्रेसमेंट, ये सारा फेयर वैल्यू गैप बिल्ट हो गया था, ये सारा फेल हुआ और उसके बाद फेयर प्राइस मूव हायर। तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट बुलिश सेंटिमेंट में। ठीक है, पीछे से भी हम देखें तो ये सारा बाइंग मोमेंटम है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी है यहाँ पर। ठीक है, हमने इससे अंदाज़ा लगा लिया कि हम मंथली में यूएसडी जेपीवाई के पेयर पर बुलिश हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वीकली चार्ट को। तो वीकली चार्ट में भी हम अपनी पीडी रेस को डिफाइन कर लेंगे। तो इस वक्त हम चार्ट में प्रीमियम में है। ठीक है, प्रीमियम जोन है आपको, ताकि और अच्छा नज़र आ जाए। तो
तो इस वक्त हम ये सारे प्रीमियम जोन में हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप और ये बाय साइड लिक्विडिटी। अच्छा, एक नोट पैड मोमेंट देख लेते हैं। प्राइस हमेशा 2 से 3 चीज़ों के लिए जाएगी, ठीक है। ये प्राइस जो है ये सिर्फ 2 से 3 चीज़ों के लिए जाती है, ठीक है, जिसको हम मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी कहते हैं। सबसे पहले इनएफिशिएंसीज। इनएफिशिएंसी क्या होती है? फेयर वैल्यू गैप। ये सारा क्या है? फेयर वैल्यू गैप। ये सारा मार्केट में क्या है? फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, यहाँ टॉप तक। तो ये सारी क्या है? मार्केट इनएफिशिएंसी है, ठीक है। सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो ये मार्केट को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर है हमारे पास इस हाई के ऊपर बाय स्टॉप्स, ठीक है। और ये क्या है? बाय साइड लिक्विडिटी। तो सबसे पहली चीज़ जो प्राइस को अट्रैक्ट करती है, फेयर वैल्यू गैप्स। दूसरा, बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो इनएफिशिएंसीज में एक और चीज़ भी आती है, वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप्स। ये क्या है प्राइस में? गैप, ठीक है। मतलब इस सारी प्राइस रेंज में किसी भी किस्म की बाइंग और सेलिंग ऑफर नहीं हुई, ठीक है, और प्राइस ने गैप बना दिया वोलेटिलिटी की वजह से, ठीक है। तो ये भी क्या है? इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्या होगी? दोबारा बैलेंस होगी, प्राइस नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक में वापस बैलेंस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ये भी गैप है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कवर करेंगे हम। अभी हमने इनएफिशिएंसीज में सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को पढ़ा है, तो इसलिए आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ बाई साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी पर होगी, या फिर इनएफिशिएंसी जो कि फेयर वैल्यू गैप उसकी तरफ होगी। तो प्राइस के दो मैग्नेट्स बन गए सिर्फ, या तो इनएफिशिएंसी या तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। तो इस जगह पर हमारा नैरेटिव क्या आ गया? बुलिश। वीकली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश और मंथली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश। बात को समझे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो हमारी पीडी रेज हैं उनको भी मार्क कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसका मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के लिए कलर हम इसके लिए ब्लैक डिनोट करते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक। तो इसके अलावा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी, ठीक है, ये भी हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्योंकि फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा आसान होता है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। एक साइड की डिलीवरी है, ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्फ्लुएंस भी आ गया यहाँ पर, मंथली ऑर्डर ब्लॉक भी है और वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्या होती हैं? ऑर्डर ब्लॉक। इनका मीन थ्रेशोल्ड अगर हमने फाइंड करना हो, मीन थ्रेशोल्ड का मतलब 50%, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्फ्लुएंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की लो थी, ठीक है। और जब वीकली टाइम फ्रेम पे हमने इसको एक्सपैंड किया तो इसके यहाँ पर भी हमारे पास लो टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक लो थी, ठीक है। अभी भी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर है, ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर, मगर क्योंकि हमारा बायस मंथली में बुलिश है, वीकली में भी बुलिश है, हायर प्राइसेस ऑब्जर्व कर रहे हैं हम हर ओपनिंग प्राइस से। ये ओपनिंग प्राइस थी अगर प्राइस की, ये ओपनिंग प्राइस थी तो अगली क्लोज प्राइस इससे ऊपर हुई, फिर अगर ये ओपनिंग प्राइस थी तो अगली क्लोज ऊपर हुई, फिर यहाँ से अगली क्लोज ऊपर, ठीक है। ये बीच में रिट्रेसमेंट आई, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमने अप क्लोज ऑब्जर्व किया। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हम बुलिश हैं। तो ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो होंगे या बेरिश पीडीए रेस जो होंगी, उनका जो रिएक्शन होगा वो उस हिसाब से कम होगा। क्योंकि हम बुलिश हैं तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे। तो बेरिश जितनी भी पीडीए रेस ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे वो कम से कम रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है।
तो ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पर कुछ पीडी रेस और वीकली टाइम फ्रेम पर कुछ मैयर कर ली। ठीक है, हम यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी देख लिया हमने, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप की हाई और ये इसकी लो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर ट्रांसपोज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम आ गया। तो ये कितनी डे रेंज है इसको हम मेजर कर लेते हैं। 60 डे रेंज फाइनेंशियल क्वार्टर। ठीक है, और ये हमारे पास आ गई 120 डे रेंज। तो 120 डे रेंज से ज़्यादा जाने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एल्गोरिदम बस इतना ही लुक बैक करता है और सिर्फ पिछली इतनी ही रेंज को रेफ़र करता है फर्दर प्राइसिंग के लिए। ठीक है, तो हम भी 120 डे रेंज से पीछे जाने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस लेग को फोकस करें, सिर्फ इस प्राइस लेग को, ठीक है, और अपने बाकी लेवल्स को रिमूव कर देते हैं ताकि इस पर हमारा ध्यान न जाए। तो ये 120 डे रेंज दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 120 डे रेंज आ गई। जब इसको फिर से मेजर करेंगे, ये भी हम ये पहला प्राइस स्विंग मेजर कर रहे हैं फिर से। अच्छा, पहला प्राइस स्विंग, तो ये हमारे पास डीप डिस्काउंट में प्राइस आई थी। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए। तो ये हमारा क्या था, मंथली ऑर्डर ब्लॉक। किस तरह से प्राइस इसमें पहली दफ़ा आई, रिएक्शन प्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे गई और सेकंड टाइम यहाँ पर आई। ठीक है, एग्जैक्ट इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, और फिर प्राइस लैग हायर। ठीक है, हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ये देखें आप, लिक्विडिटी वॉइड, वॉल्यूम इम्बैलेंस ये है। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस क्यों है, ये मैं रफली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे जब इस पर इंडिविजुअल वीडियोस बने तो आपको इसका पहले से आइडिया हो। लिक्विडिटी वॉइड, तो क्योंकि ये फ्राइडे के बाद मंडे का गैप है तो इसको न्यू वीक ओपनिंग गैप भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मज़ीद बात करेंगे। आप भी आईसीटी की लाजमी इसके बारे में वीडियोस देखिएगा, सब चीज़ें वहीं पर मौजूद हैं, मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। ठीक है, मैं काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ, तो वहीं से आपको सीखने के लिए सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो 120 डे रेंज एक मरतबा और देख लें, ये हमारे पास 120 डे रेंज है। ठीक है, तो अभी प्राइस क्योंकि इस वीकली ऑर्डर ब्लॉक पर है। ठीक है, तो हम अगर डेली टाइम फ्रेम पर भी इस ऑर्डर ब्लॉक को मेजर करें तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ये कैंडल, इसकी लो देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के लिए हम अपना कलर ब्राउन यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे प्राइस जैसे ही टच किया इसकी लो को, सेल ऑफ प्रोड्यूस कर दिया इसने, मार्केट ने। ठीक है, थर्सडे को प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, हमारे डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, और इसमें थर्सडे के दिन ही प्राइस वीकली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ गई थी। ठीक है, लेकिन अगर हम और प्रिसाइज होते, डेली टाइम फ्रेम पे जाते, तो हमें पता चलता कि इसकी लो पर प्राइस ने टच किया और ये हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस की, और ये आज के दिन का सेल ऑफ। ठीक है, तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम की पीडी मार्क कर ली। ठीक है, अब मज़ीद मार्क करते हैं, क्योंकि हम इस पर लॉन्गर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पर हम इस पर बुलिश हैं, तो हम बुलिश पीडी रेस को मार्क करते रहेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप हाई भी है और ये यहाँ पर ब्रेकर भी है, ब्रेकर ब्लॉक। तो ये यहाँ सर जैसे ही मार्केट फ्राइडे को यहाँ पर आई, फिर मंडे को सेकेंड टाइम यहाँ पर टच किया फेयर वैल्यू गैप की हाई पर। ठीक है, और ब्रेकर ब्लॉक पर मार्केट आई और फिर एक्सपेंशन।
ठीक है, तो ये हमारे पास डेली ब्रेकर ब्लॉक भी आ गया, डेली ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास डेली का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ठीक है, और ये दो बुलिश पीडी रेस। फिर ये फेयर वैल्यू गैप इनके वीकली टाइम फ्रेम पर भी ट्रांसपोज हुआ है। इसको अगर मज़ीद हम एक्यूरेट करना चाहें तो यहाँ तक लेंगे, ऐसे ही है ना फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 135 की प्राइस रेंज में। तो ये था हमारा मंथली टाइम फ्रेम से वीकली और डेली पर आना। तो क्योंकि हम DXY पे एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ से प्राइस लैग स्टार्ट हुआ था, तो इसके पीछे ऑर्डर ब्लॉक, ये हायर बड़ी कंसंट्रेशन की कैंडल। ठीक है, तो जब प्राइस दोबारा यहाँ पर एंटर करती है, ठीक है, तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, मतलब कि डॉलर पे हम यहाँ पर बुलिश होंगे। ठीक है, तो लास्ट सिग्नेचर हमें क्या मिलता है कि ये जो इनएफिशिएंसी है प्राइस में, ये लिक्विडिटी वॉइड, ठीक है, इम्बैलेंस, इसको प्राइस फिल करने आएगी। तो क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के बहुत करीब है तो यहाँ से मोमेंटम से आएगी। ठीक है, तो फिर हमें नज़र आता है कि प्राइस यहाँ पर एक्सट्रीमली बुलिश हुई। ठीक है, और अभी तक बुलिश है। ठीक है, कहाँ तक बुलिश है? वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? वीकली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से हम क्या हो गया, इस पर नैरेटिव हमारा स्लाइटली बेरिश हो गया। ठीक है, ये मंथली कैंडल भी है हमारे पास, टाइम फ्रेम भी है सॉरी। तो ये ऊपर इनएफिशिएंसीज भी, क्योंकि अभी मार्केट रेंज में है तो रेंज की हमारी ऑपरेटिंग मेजर्स कुछ हो रहे हैं, और ट्रेंडिंग मार्केट के ऑपरेटिंग मेजर्स कुछ हो रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर डॉलर जब भी बेरिश प्राइसेस को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो GBP USD, यूरो USD, जाओ USD और जितने भी पेयर्स हैं, इसके आखिर में USD आ रहा है, ठीक है, एज अ कोड पेयर, वो सारे हायर प्राइसेस ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और जब भी डॉलर बेरिश होगा और जितने भी पेयर जिसके शुरू में USD आ रहा है, वो लोअर प्राइसेस ही ऑब्जर्व करेंगे। तो जिन पेयर्स के आखिर में USD आता है, उनका इनके साथ, इसके साथ हो गया, DXY के साथ हो गया इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, मतलब ऑपोजिट मूव करेंगे सिमेट्री में। जब ये लोअर हाइस और लोअर लोस बनाएगा तो बाकी मार्केट्स हायर हाइस और हायर लोस प्रिंट करेंगी। इसी तरह USD का ऐड होगा क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, USD पहले आ रहा है, तो जब ये लोअर लोस और लोअर हाइस बनाएगा तो ये पेयर भी लोअर लोस और लोअर हाइस बनाएंगे। तो ये हमारे पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से हम अपना नैरेटिव चेंज करेंगे सेल की तरफ। है थर्सडे का अप क्लोज था ये, फिर फ्राइडे डाउन क्लोज कैंडल प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो हम आज के दिन में बेरिश GBP USD और यूरो USD पर बुलिश हैं और बाकी क्लासेस पर बेरिश हैं। ठीक है, इससे हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट इस PDRA पर है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हम इस पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यहाँ पर भी हम हायर टाइम फ्रेम प्रीमियम रेपर है जो कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और लोअर प्राइसेस ऑब्जर्व करेंगे हम फ्यूचर में, तो इस पर हम बेरिश हो गए, तो USD JPY पर भी हम बेरिश हो जाएंगे। इसको कहते हैं DXY के साथ अपना स्मार्ट मनी टेक्निक है, ये SMT टेक्निक कहते हैं इसको। इसको कहते हैं DXY के साथ अपने एनालिसिस को कपल करना। ठीक है, समझ आ गया आपको? GBP USD के साथ साथ यूरो USD, जाओ USD, सब के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन, और जितने भी पेयर के शुरू में ये आता है इन सब के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली, मज़ीद देख लेते हैं इसको। तो जनवरी से हमने देखा कि जनवरी में मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर प्राइस लैग हायर। ठीक है, जनवरी में इसको देख लेते हैं। जनवरी में ये प्राइस लैग हायर शुरू कर दिया इसने। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक अगर हम आइडेंटिफाई करें, ये कैंडल, ठीक है, तो इस प्राइस मूव के बाद फिर वापस रिट्रेसमेंट में आई मार्केट। ठीक है, रिट्रेस किया मार्केट ने, ये इस फेवर की आपको बैलेंस करनी आई। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट हो गया इस कैंडल पर। ठीक है, इन तीनों कंसेक्यूटिव डाउन क्लोज कैंडल कंसिडर कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है, इसकी हाई तक। तो ये हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी आ गई बाय करने की। ठीक है, अच्छा जी देख लेते हैं। तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो जब प्राइस दोबारा यहाँ पर आएगी, हम या यहाँ पर हमारा नेगेटिव क्या बन जाएगा, बुलिश। दोबारा इस कंसोलिडेशन दोबारा हम बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे प्राइस का बाइंग की तरफ एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, देख लिया आपने। तो जब प्राइस दोबारा यहाँ पर लो बनाएगी, ठीक है, लॉन्ग टर्म लो बन गया, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया, इसके इस साइड पे भी हायर लो हायर लो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो हम इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फ्रेमवर्क बनाएंगे अपना। ठीक है, और हम देखते हैं कि हम इस जगह पर मई में एक्सपेंशन आई, तो USD/JPY में देखते हैं। ये देखिए मई के स्टार्ट में। ठीक है, ये फिर रिट्रेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप बैलेंस करने के लिए रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस लेग हायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से हम फ्रेमवर्क अपना बिल्ड करते हैं। ठीक है, मई में ये, फिर आगे एक्सपेंशन, प्राइस लेग हायर। तो इस तरह से हम DXY को यूज़ करते हैं और अपना फ्रेमवर्क को बिल्ड करते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडर्स मुख्तलिफ तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, स्पेयर को जो हमारे पास पोजिशन ट्रेडर होंगे वो इस ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब भी इस प्राइस जोन में मार्केट दोबारा आएगी वो अपनी बाई पोजीशन एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, और उनका प्रॉफिट टारगेट, ये पहला पार्शल का टारगेट ये होगा। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप का हाई और ऑर्डर ब्लॉक की लो। ठीक है, और 50% यहाँ क्लोज कर लें और फिर बाकी ट्रेड इस बाई साइड लिक्विडिटी के लिए ओपन छोड़ दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, अच्छा, तो उनकी ट्रेड ड्यूरेशन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स की हो। ठीक है, क्योंकि पोजीशन ट्रेडर लॉन्ग टर्म ट्रेडर है। इसके अलावा जो स्विंग ट्रेडर होता है, ठीक है, वो इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर चला जाएगा। ठीक है, जब वो एंट्री करेगा इस ऑर्डर ब्लॉक पर, हो सकता है वो भी सेम ये कॉन्फिडेंस इस्तेमाल करे अपने ट्रेड के लिए, ये ऑर्डर ब्लॉक इस्तेमाल करे। ठीक है, अपने टाइम फ्रेम पर यहाँ से एंट्री ले। ठीक है, तो उसके जो टेक प्रॉफिट का लेवल होगा वो ये हाई होगी। ठीक है, पहला लेवल मिसाल के तौर पे ये हो सकती है, फिर ये लो भी हो सकती है इस ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, अगर वो पोज सेफ प्ले करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर एंट्री होगी तो ये हाई उसका बन जाएगा टेक प्रॉफिट लेवल। ठीक है, यहाँ पर टेक प्रॉफिट ले लेगा, या हो सकता है यहाँ पर टेक प्रॉफिट ले ले। ठीक है, और फिर उसका नेक्स्ट उसका एंटिसिपेशन क्या होगी कि वो इस ऑर्डर ब्लॉक पर परचेज करे दोबारा। ठीक है, जब प्राइस दोबारा यहाँ पर आएगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस है उसका और टेक प्रॉफिट लेवल इसकी लो। ठीक है, तो ये बेसिकली स्विंग ट्रेडर इस तरह काम करते हैं। इसी तरह जितना हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते रहेंगे, हमें और ट्रेडर टाइप्स को डिस्कवर करते रहेंगे। ठीक है, सारा फ्रेम मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम इम्पल्स स्विंग्स को मेजर करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेड की फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, देख सकते हैं हमारे पास ये स्वीट स्पॉट भी आ गया 78%। ठीक है, और फिर प्राइस प्रीमियम में। ठीक है, अच्छा, तो हमने बात कर ली कि हम किस तरह से सारे एसेट्स को एनालाइज करते हैं और किस तरह से DXY का क्या रिलेशन होता है हमारे बाकी पेयर्स के साथ। ठीक है, तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे सीजनल टेंडेंसी की। ठीक है, सीजनल टेंडेंसी आप कहीं पर भी लिखेंगे गूगल पे जाके सीजनल टेंडेंसी फॉर जापानीज येन, तो ये हमारे पास ये चार्ट खुल जाता है। ठीक है, ये चार्ट हमें क्या बताता है कि ये हमें बताता है कि सीजनली इसकी क्या डायरेक्शन होती है और क्या फ्लक्चुएशन होती है इस पेयर की। इसके बारे में मज़ीद आगे सेशंस में बात करेंगे, करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं इस प्राइस चार्ट में
कि ये हमें सीजनलिटीज़ की ये बताती है कि फरवरी और मार्च में, अप्रैल में इसकी लो फॉर्म होती है, लॉन्ग टर्म लो, ठीक है, और मई जून में एक्सपेंशन हायर, ठीक है, और फिर अगस्त के बाद रियल प्राइस लेग हायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी जून जनवरी और फेब में क्या हुई, सारी एक्यूमुलेशन ऑफ बाय ऑर्डर्स स्मार्ट मनी की, ठीक है। फिर फेब के दरमियान के बाद ये सारी मैनिपुलेशन, ठीक है, और फिर यहाँ से एक्सपेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस तरह से स्मार्ट मनी अपनी फ्रेमवर्क बनाती है, ठीक है। ये सीजनलिटी है बेसिकली। तो ये हमें ये सीजनलिटी ये बता रही है कि मई में हम बुलिश प्राइसेस, अप्रैल में हम बुलिश प्राइसेस ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और मई के आखिर में शायद जून के स्टार्ट में एक रिट्रेसमेंट हो और फिर प्राइस लेग हायर, ठीक है। तो जब इसको देखेंगे आप, आपको भी यही चीज़ नजर आएगी कि मई में प्राइस लेग हायर, ठीक है, और इसी तरह से अप्रैल में पोजीशंस बिल्ड हो रही थी, ठीक है, ये सारी एक्यूमुलेशन हो रही थी। देखिए यहाँ पर मंथली ऑर्डर ब्लॉक भी है, वीकली ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, और डेली ऑर्डर ब्लॉक भी हमने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई किया, डेली ऑर्डर ब्लॉक ये आइडेंटिफाई किया, डेली ऑर्डर ब्लॉक। तो इसकी ये बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओरिजिनली ये है, ये सप्लाई और डिमांड जोन, ये सब कुछ वगैरह उसकी अब कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो सीजनलिटी के बारे में बात हो रही थी, इसको समझिए किसी भी पेयर पे जाके आप काउंट किया, आप सीजनलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है, गोल्ड की कर सकते हैं, सेम यही प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा आगे सेंट्रल बैंक्स और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट ऑफ सेंट्रल बैंक्स के आगे अमेरिकन इंटरेस्ट रेट फेड्स का 5.25, ठीक है। प्रीवियस रेट 5 था, इंक्रीज हुआ 0.25% थर्ड मंथ में, ठीक। बाकी कंट्रीज़ के भी आगे। तो ये हमें क्या बताते हैं, बेसिकली ये हमें बताते हैं कि ये हर अपने इन्वेस्टर को उसके फंड्स पे, उसके कैपिटल पे 5.25% इंक्रीज देंगे, ठीक है। तो जापान का क्या इंटरेस्ट रेट है, -1%, देखिए बहुत लो है, ठीक है। लास्ट इसका 0% था, मतलब कोई भी इनके पास अपने फंड स्टोर करता है तो उनको वो उसी तरह से वापस करते हैं, ठीक है, सेम अमाउंट। जबकि फर्स्ट मंथ में, सॉरी, अभी इनका रिसेंट चेंज जो आया, ये डेट गलत आ रही है, ठीक है। अभी जो रिसेंट चेंज जो इनका आया वो आया -1% का, मतलब कि उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो लोअर कर दिया है। तो जो भी उनके पास कैपिटल रखवाएगा उसको वो माइनस उसमें से डिडक्ट करके देंगे वापस, ठीक है, विड्रॉल पर। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई इन्वेस्टर है, उसके पास फॉर एग्जांपल $10 बिलियन हैं, ठीक है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स को देगा, ठीक है, या फिर जापान को देगा, ऑब्वियस ही बात है, यूनाइटेड स्टेट्स को ही देगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पर क्या क्रिएट हुई, डिमांड क्रिएट हुई, ठीक है, और लोगों का इस पर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो वो इनको अप्रोच करेंगे इन्वेस्टर जितने भी हैं। तो इससे हमें समझ आती है कि यूएसडी बन गया स्ट्रॉन्ग पेयर और जेबीवाई बन गया वीक पेयर, ठीक है। इसके अलावा भी देख लेते हैं, जीबीपी का क्या इंटरेस्ट रेट है, 4.5, ठीक है। तो अगर हम जेबीवाई को कंपेयर करें तो इसका तो बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें क्या डायरेक्शन मिलती है, अपवर्ड, ठीक है। यूरो का देख लेते हैं, यूरो का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 3.750, ठीक है, और ब्रिटिश चल रहा है 4.5, ठीक है। तो अगर हम 4.5 माइनस 3.7 करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास आ गया 0.8, ये होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, मतलब कि जीबीपी यूरो से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। और अगर पेयर बनेगा यूरो जीबीपी, ठीक है, अगर पेयर बनता है यूरो जीबीपी, इसमें यूरो वीक है, जीबीपी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
यूरो वीक और जीबीपी स्ट्रॉन्ग, तो इसकी चार्ट कैसे बनेगा आप बताएं। इस पर बेरिश चार्ट बनेगा। उसकी वजह ये है कि क्योंकि पाउंड की कीमत यूरो से ज़्यादा है, पाउंड स्ट्रांग है, यूरो वीक है, तो एक यूरो की प्राइस पाउंड में हमें कम होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, क्योंकि पाउंड इंक्रीज कर रहा है। इसको देख भी लेते हैं। अच्छे वॉल्यूम वाला पेयर है, ये काफ़ी ट्रेड होता है यूरो जीबीपी। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है इस ईयर के स्टार्ट से, जनवरी से बेरिश प्राइसेस। ठीक है, बेरिश प्राइस नज़र आ रही है हमें। ठीक है, हमें जितनी भी लोस बन रही हैं, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, फिर ये शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई लोअर बन गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं योर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इस्तेमाल करके अपना एनालिसिस करना। ठीक है, तो हमारा क्या काम, हमारा काम है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर और वीकेस्ट पेयर को कपल करें और फिर उसको बाई की तरफ अप्रोच करें। स्ट्रॉन्गेस्ट में हमारे पास फॉर एग्जांपल यूएसडी आ गया 5.25, ये आ गया हमारे पास -1.0, तो अगर इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 5.35 का डिफरेंशियल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट स्ट्रॉन्ग और जापानीज येन बहुत वीक, तो इसलिए इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा बुलिश टोन में। तो अब आपको समझ आइए कि हम किस तरह से मंथली पे भी बुलिश थे, वीकली पे भी बुलिश थे, और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मई में सीजनल टेंडेंसी हमारी बुलिश की थी। इसके अलावा हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल वो हमें बहुत सजेस्ट कर रहा था कि जापानीज येन बहुत वीक है और डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अभी हमने कुछ कॉन्फ्रेंस फैक्टर्स पढ़ लिए, जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर में भी ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं और प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स जब भी ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आ रही है दोबारा हायर रैली ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि दोबारा रिपीट कर रहे थे सीजनल टेंडेंसी को भी देख लिया। ठीक है, दोबारा आप भी देखिएगा। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी हमने बात कर ली। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट ये इसी साल के शुरू में रिलीज हुए हैं। ठीक है, तभी इनका इम्पैक्ट शुरू में आया। ठीक है, शुरू से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कपल्स पेयर्स को कपल करते हैं आपस में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक करते हैं बाइंग के लिए, और वीक को स्ट्रॉन्ग करते हैं सेलिंग के लिए। इस तरह से यूरो जीबीपी था। ठीक है, इन दोनों में से पाउंड स्ट्रॉन्ग था, यूरो वीक था। तो यूरो पाउंड का जो पेयर होगा वो सेल का होगा, और पाउंड यूरो का जो पेयर होगा वो बाय का होगा। बात को समझिए। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट थी। आपने सिंपल टाइप करना है ग्लोबल रेट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डाटा की, और मज़ीद टी बॉन्ड्स को भी देख लेते हैं। तो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स डाटा क्या होती है, ये वेबसाइट का नाम है barchart.com। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा और स्टेप्स को इसी तरह फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स क्या कहती है जेपीवाई के बारे में। जापानीज ये आ गया। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी देख लें। ठीक है, ये हमारे पास कैश है, इस पर हम काम करते हैं, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सारा डाटा है। ठीक है, जून के कॉन्ट्रैक्ट, जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, फिर अगले साल और इस तरह चलता रहता है। ये हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट देखेंगे हम। ठीक है, वॉल्यूम किस में ज़्यादा है और ओपन इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। ठीक है, तो कैश में तो हम बिल्कुल भी एनालिसिस अपना नहीं करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी करेंगे। फ्यूचर में हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि प्राइस प्रीमियम में मिसाल के तौर पे बाइंग बुलिश प्राइस ऑब्जर्व करने लगे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत डीप लॉजिक है कि मिसाल के तौर पर लोग इस प्राइस पर 715 की प्राइस पर इसको परचेज कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को अभी परचेज कर रहे हैं इस प्राइस पर, तो यानी कि वो ऑब्जर्व वो ये क्या वो ये सोच रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज होगी तो वो पहले ही वो खरीद लें। ठीक है, तो ये लॉजिक बेसिकली इस्तेमाल होती है। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, और इसकी आपको तभी समझ आएगी। ठीक है, तो लाजमी ICT के चैनल्स को लाजमी ख़त्म कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपकी मार्केट में का प्राइमर सीरीज़ ख़त्म होगी अभी। उसके बाद फॉरेक्स सीरीज़, OT, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, फिर जब आप कोर कंटेंट में जाएंगे ना इसके मंथ 1 से 12 तक, वहाँ पर आपको ये सारा कुछ मिलेगा। ठीक है, अच्छा,
तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा वो हमें सेलेक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, हम इस्तेमाल कर रहे हैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, 6 मंथ रेंज को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके अलावा फुल चार्ट की तरफ प्रोसीड करें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जाकर आपने स्टडी में जाना है और यहाँ पर इंडिकेटर यूज़ करना है। पहले इंडिकेटर अभी हमारा जो यूज़ करें, अच्छा, कभी भी मूविंग एवरेज, RSI, कभी भी गन वाला इस्तेमाल नहीं किया। कमर्शियल स्पेकुलेटर्स ये कौन है? बैंक्स। लार्ज स्पेकुलेटर्स ये कौन है? हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। स्मॉल स्पेकुलेटर्स ये कौन है? ये हम लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी पोजीशंस आ गई। तो ये हमें पता लग रहा है कि यार ये तो ये बताया कि यहाँ पर ये सारे बुलिश थे इस पर। अच्छा, क्योंकि ज़ीरो से नीचे ये बेस लाइन है, बेस लाइन से नीचे शॉर्ट पोजीशंस और ये सारी नेट लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, तो ये तो मैं बता रहा बुलिश सारे, ये बस दरमियान में है, इतनी पोजीशन नहीं इनकी JPY पे। और ये मैं बता रहा है कि स्मॉल स्पेक्स जो है वो सेल कर रहे हैं इसको। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बेसिक हमें समझ आ गई है, हमें ये जो दिखाना ये चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हमने इन दोनों को बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है, इसको एक्सपैंड करना है। देखिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। हाई से लो मेजर करनी है आपने। ठीक है, इस प्राइस रेंज की हाई से लो मेजर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, मेजर आपने इसमें करना है ट्रेड स्टार्ट में, तो डेटा में को फिबोनाची से मेजर कर लें, इसका एवरेज निकाल लें, जिस तरह आपको सही लगे आप कर लें। ठीक है, अच्छा, कर लिया हमने। 50% बेस के हम एक नई बेस लाइन फॉर्ज करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हमें क्या बताती है। ठीक है, बेस लाइन क्रिएट होगी। क्या, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, फिर प्राइस चार्ट को भी देखेंगे। तो जितना भी एरिया है इसके 50% बेस लाइन से नीचे ये सारा बेरिश मोमेंटम है। ठीक है, हम इसमें ये पता लगा कि यहाँ पर ये लोग नेट शॉर्ट थे हकीकत में, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स हेजिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशंस के लिए मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इस वजह से बस आप फोकस करें जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इनके इस डाटा को डिक्रिप्ट करना सीखें अभी आप। ठीक है, इसको हम बस वैसे ही रफली बस मेजर कर रहे हैं, इसका यूज़ भी हम बाद में बात करेंगे। और 50 के अबव जो प्राइस मूव होगा उसको हम बुलिश कंसिडर करेंगे। इससे पता लगेगा कि कमर्शियल स्पेक्स सेंट्रल बैंक्स हकीकत में कर क्या रहे थे। उन्होंने तो हमें बता दिया ना कि बाय कर रहे थे, ग्रोथ हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो बस इतने से डाटा को देखते हैं अभी क्या हमें पता चलता है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर इनकी सेल पोजीशन शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि यहाँ इन्होंने सेल करना शुरू किया और यहाँ पर सारी इनकी सेल पोजीशन आती गई आती गई आती गई आती गई। ठीक है, और यहाँ पर इनकी सेल पोजीशंस क्या थी? मैक्सिमम। इस जगह पर मैक्सिमम सेल पोजीशन उन्होंने अपनी एक्सीड कर दी। यहाँ पर इनकी सेल पोजीशन मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये सारे फिर ये सेल और ये यहाँ पर ये क्या करते रहे? अपनी पोजीशंस को टेक प्रॉफिट, यहाँ भी टेक प्रॉफिट किया उन्होंने, फिर नेक्स्ट टेक प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पर, इसको देखें आप। ठीक है, नीचे देखें, सिग्नेचर इनके यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ पर सेल था, यहाँ पर इंक्रीज़ की पोजीशन, फिर इंक्रीज़ की। ठीक है, फिर यहाँ पर डिक्रीज़ करना शुरू कर दी, इस तरह देखें इसको। ठीक है, और यहाँ पर इनकी सेल पोजीशन ख़त्म होगी। यहाँ पर बात समझें क्या मतलब यहाँ से सेल करना शुरू किया, सेल सेल सेल। ठीक है, और मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पर उन्होंने सेल की। एग्जैक्ट जो आपको ये बता रहा है कि हाईएस्ट हाई है यहाँ पर, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर इन्होंने अपनी सेल पोजीशंस की। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया? टेक प्रॉफिट, इस जगह पर टेक प्रॉफिट किया। फिर उन्होंने यहाँ पर टेक प्रॉफिट ही नहीं किया, बाइंग पोजीशन भी अपनी इनेबल कर दी। यहाँ पर क्या कर दिया? सारा बाइंग बता रहा है हमें सारा। ठीक है, ये सारा इन्होंने
बाय किया और यहाँ पर अपनी पोजीशन कम करना शुरू कर दी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन टेक प्रॉफिट किया पहला, सॉरी इस हाई पे टेक प्रॉफिट किया पहला, ठीक है। फिर इनके नेक्स्ट टेक प्रॉफिट इनका हुआ, इधर इन्होंने अपनी पोजीशन अनलोड की इस जगह पर, ठीक है। फिर मजीद अनलोड की, फिर इधर की, फिर इधर इस जगह पर। तो आपने ये साथ लिया हम किस तरह से फ्रेम करते हैं और किस तरह से डिक्रिप्ट करते हैं इस कंप्यूटर ऑफ ट्रेडर्स के डाटा को, और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि कमर्शियल स्पेक्स वाकई में क्या कर रहे हैं। बात को समझें। तो अब हमने क्या क्या देख लिया, अब हमने ये भी देख लिया कि कंप्यूटर ऑफ ट्रेड डाटा किस तरह निकालते हैं, ओपन इंटरेस्ट किस तरह एनालाइज करते हैं, और सीजनलिटी किस तरह देखते हैं, और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह हम स्ट्रॉन्ग और वीक पेयर को कंबाइन करते हैं, और करेंसी की स्ट्रेंथ हम किस तरह मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा टी बॉन्ड्स, अच्छा बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये आपने सर्च करना है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स बेसिकली मैं आपको और भी बताया, तो ये कंपनीज की डेब्ट्स होती हैं और फाइनेंशियल मार्केट में एज सिक्योरिटी इस्तेमाल होती हैं। लोग उसको परचेज करते हैं और फिर इस पर इंटरेस्ट जो होता है ना उसके मुताबिक इसको प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। कंट्रीज भी दूसरे के बॉन्ड्स परचेज करती हैं और स्पेकुलेटर्स भी, ट्रेडर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम जून के कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं, 30 ईयर टी बॉन्ड के 30 ईयर नोट को देख रहे हैं, ठीक है। 6 मंथ में जाके देखते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। इसने पहले दिखा दिया मेरे ट्रेडर डाटा नीचे, ये हमें क्या दिखा रहा है, बेरिश प्राइसेस। जब भी ये डिक्लाइन करेगा डॉलर ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा डॉलर नीचे आएगा, ठीक है। इसका डॉलर के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अभी हम डिक्लाइन करते हुए नजर आ रहा है, कहाँ तक, इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम डॉलर में बुलिश होंगे, जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे टच करेगी हम डॉलर पर बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। तो डॉलर पे हमारा बेरिश नैरेटिव बिल्ट हो रहा है अभी, किसकी वजह से, इस वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पर भी हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने मार्केट है, ठीक है। परफेक्ट प्राइस डिलीवरी है ये हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने है, ठीक है। और फिर ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन शुरू, ठीक है। हमारे पास ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, हो सकता है ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी हमारे पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। उसके नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो कह सकते हैं कि हम जो हमारी फ्यूचर डायरेक्शन है उसको हम किस तरह से समझते हैं कि आगे किस तरह से जाएगी। तो कह सकते हैं कि हम शायद ये ऑब्जर्व करें प्राइस में, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने टी नोट्स भी देख लिए। तो जब भी ये डिक्लाइन करेंगे इनका आप बस ये दिमाग में रखिएगा कि इनका इनवर्स रिलेशन है डी एक्स वाई डॉलर के साथ, डॉलर इंडेक्स के साथ, ठीक है। देख भी लेते हैं 6 मंथ प्राइस रेंज है, ठीक है। तो ये 6 मंथ प्राइस रेंज यूएस डॉलर इंडेक्स डी एक्स वाई 5423 से अब ऊपर जा रही है, ठीक है। और ये देखेंगे तो नीचे जा रहा है, कंसोलिडेशन के बाद ड्रॉप, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद रैली अप। तो ये बेसिकली टॉप सीक्रेट कह लें इसको, प्रोफाइल जो मर्जी कह लें, बहुत वैल्यूएबल और प्रेशियस इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। इसको आईसीटी से जाके लाजमी सीखिएगा, ठीक है, ताकि आपको उसका मज़ीद फ़ायदा हो। तो ये हमने प्राइस में काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की, ठीक है। हमने यूएसडी जेपीवाई के पेयर के एनालिसिस भी किया, ठीक है। हमने अपना बायस भी बिल्ड किया, कैसे हम मंथली वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर बायस बिल्ड करते हैं, ठीक है। टाइम थ्योरीज हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंशियल क्वार्टर्स जिनके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। 60 डे रेंज हमारा क्या होता है, एक फाइनेंशियल क्वार्टर। हमें क्या लगता है कि 60 डे रेंज के बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन और टोन चेंज करेगी, ठीक है। 60 डे रेंज, 120 डे रेंज के बारे में बात की। तो क्योंकि हम हाई टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो इसलिए हमारी जो टाइम थ्योरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये डेट रेंजेस होंगी, ठीक है। इसके बाद मज़ीद जिस तरह आप छोटे टाइम फ्रेम पर आते जाएंगे आपका एनालिसिस ज़्यादा चाहिए होगा आपको। जिस तरह से मैं डेली टाइम फ्रेम पर काम करता हूँ तो मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा वाइटल होता है,
ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स और ये फेयर वैल्यू गैप्स और ये सारे लिफ्टिक से ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं किल जोन्स में काम करता हूँ। मिसाल के तौर पर लंदन किल जोन, न्यूयॉर्क किल जोन, ठीक है, मुख्तलिफ सेशन होते हैं ना। तो उन सेशंस के दरमियान भी मुख्तलिफ टाइम पीरियड ऐसे होते हैं कि जिसमें हैवी ट्रांजेक्शन प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बैंक स्मार्ट मनी एंट्री और एग्जिट इस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें थी सीखने वाली, ठीक है। इस स्लाइड में हमने सारी की सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर की, ठीक है, जिसमें हमने देखा मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को, ठीक है। तो आपने डिसाइड करना है कि आप इसमें से कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है, ठीक है। इसके अलावा हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ की, ये हमने सीजनल टेंडेंसीज, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और ये बाकी सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को पढ़ा, इनको एनालाइज करने का सीखा। तो पोजीशन ट्रेडर का काम है कि पहले ये सब कुछ करे, ठीक है। जिस तरह हमने अंदाज़ा लगाया कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल में जापानीज येन वीक है और डॉलर स्ट्रांग है, तो यूएसडी जेपीवाई का पेयर बाय का बनेगा, ठीक है, क्योंकि जापानीज की कीमत गिर रही है तो डॉलर ज़्यादा देने, डॉलर की कीमत ज़्यादा हो रही है, तो हमें $1 की कीमत ज़्यादा जापानीज येन में मिलेगी, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान रुपये के साथ होता है कि डॉलर स्ट्रांग है तो पाकिस्तानी कमज़ोर है, रोज़ पीक हो रहा होता है, तो रोज़ हमें पता लगता है कि यार आज 290 पे चला गया, आज 300 पे चला गया, तो आज 350 पे चला गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वीक पेयर पी के आर है और यूएसटी स्ट्रॉन्ग पेयर है, और हम देख रहे होते हैं यूएसटी पी के आर को। बात को समझे? तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से कि हम यूएसडी जेपीवाई पर बुलिश होंगे। सीजनल टेंडेंसी से हमने अंदाज़ा लगाया कि मई में प्राइस ऊपर जाएगी और अप्रैल में भी प्राइस ऊपर जाएगी, और हमने DXY पे एनालिसिस करके अंदाज़ा लगाया था यहाँ पर, ठीक है। इसके ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने अंदाज़ा ये लगाया था, ठीक है, कि हम प्राइस हाई एक्सपेंशन हायर हमें ऑब्जर्व करने वाले हैं यूएसडी जेपीवाई पर भी, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमें कैसे आइडेंटिफाई किया? हमने इस पिछले लास्ट प्राइस स्विंग से, ठीक है। एक और बात की पॉइंट, अब नोट पैड मोमेंट भी है, जब भी प्राइस ये जिस तरह ये एक रेंज बन गई है प्राइस की, 70% ऑफ द टाइम प्राइस रेंज में होगी, ठीक है, और 70% चांस होगा प्राइस का रेंज को मेंटेन करने का, ठीक है। अब जब भी जाएंगे, जिस चार्ट पे भी जाएंगे, ये एक साइड का मूवमेंट आपको 20-30% ऑफ द टाइम नज़र आएगा, जबकि ये रेंज बाउंड मूवमेंट आपको 70% ऑफ द टाइम नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में बात भी कर ली, हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को कैसे अप्रोच करते हैं, इसके बारे में भी बात हमने कर ली, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इसमें पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा मरतबा देखिएगा, एक से ज़्यादा मरतबा देखिएगा, ठीक है। ख़ास तौर पर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की जगह को रिपीट करके देखिएगा, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और जब आप खुद पेयर चूज़ करेंगे, ठीक है, आप इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से शुरू करें, पेयर चूज़ करें, और फिर उसकी डायरेक्शन को मंथली चार्ट से वीकली टाइम फ्रेम पर सारे प्रीमियम जोन, इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट मुहैया करें, फिर उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स रिफाइन करें, ठीक है। फिर डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, और फिर आप ऑब्जर्व करें कि आपके कैसी रिएक्शन हुआ आपके लेवल्स के साथ, ठीक है। तो अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।